क्योंकि सर मेरे छोटे भाई है, ठीक है ना, तो कितना 5 बजे जग के फिर उसके बाद 10 बजे से 12 बजे, फिर 5 बजे से जग करके जो है 7 बजे तक 3-4 घंटा ये करेंट अफेयर को अपने से तैयार करते हैं, मेहनत कर देते हैं, तब 10 दिन का आपको करेंट अफेयर बताते हैं। तो जो मेहनत करके आएंगे वो अच्छा बताएंगे ही बताएंगे, सिंपल है। तो इसलिए जो है आप उसको पढ़िए करेंट अफेयर, और एक बार में करेंट अफेयर क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है ना। 35-40 दिन में मान लीजिए 1 साल का कंप्लीट हो गया, तो सब माइंड में थोड़ी रह गया, ठीक है। फिर उसको 4 बार 5 बार जब पढ़ते हैं, तब जा करके जो है दिमाग में तब आइडिया आता है, नया नया जो बदलेगा आपको दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा अभी है अभी। इसीलिए करेंट अफेयर तो सब पढ़ना है, लुसेंट भी पूरा सब्जेक्ट, करेंट अफेयर भी, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इदारा कंप्लीट किए थे, कल के क्लास में ये सब कंप्लीट किए थे, इसको एक बार रिवीजन कर देता है। पालघाट दर्रा सब किन्हीं को पता है ना, कि यह जो है पालघाट दर्रा मुंबई से लेकर के, और नहीं नीचे में सबसे पहले थालघाट, थालघाट मुंबई से लेके, नागपुर से लेके और कलकत्ता तक जाती है। वो कौन है? थाली माने सबसे ऊपर। उसके बाद जो है भोर, मुंबई से लेकर के, पुणे से लेकर के और बेलगांव से लेकर के और चेन्नई तक, उस दर्रा का नाम क्या है बताइए? भोर घाट दर्रा। और पाल घाट दर्रा हम लोग पढ़े कालीकट से लेके, त्रिचूर से लेकर के, कोयम्बटूर से लेके इंदौर रेल मार्ग तक। और जो थालघाट दर्रा है, इसकी एवरेज ऊंचाई जो है 580 मीटर है। उस रास्ता जो पर्वत पर बनल है, वो का एवरेज ऊंचाई कहीं ज़्यादा भी होगा कहीं कम भी होगा, लेकिन एवरेज कहेंगे तो कितना 580 मीटर की है। और जो है दूसरा जो भोर घाट की दर्रा, इसकी एवरेज ऊंचाई 630 मीटर की है, माने भोर घाट ऊंचाई में थोड़ा ज़्यादा है थाल घाट से। और जो पाल घाट दर्रा है, रास्ता मतलब दर्रा माने रास्ता, पर्वत के रास्ता जो बनल है पर्वत पर, तो जो जो पालघाट दर्रा है, जो कि कालीकट से, त्रिचूर से, कोयम्बटूर से इंदौर रेलमार्ग को जोड़ता है, यह जो है 305 मीटर की है। और नीचे जो सिनकोट्टा दर्रा पड़े थे, ये 280 मीटर की। फिर हम लोग पढ़े नीलगिरी जो पर्वत है, वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में अवस्थित है, ज़्यादा तमिलनाडु में है। और यह जो है इस सबसे इसकी ऊंची बिंदु मुख्यतः इस चारनोकाइट पठार से बनी है। उस पठार का नाम क्या है? चारनोकाइट नाम का खनिज ज्यादा पाया जाता है, तो चारनोकाइट पठार कहेंगे। और यह एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत कहते हैं ना है कि ऊंचा था, अगल बगल वाला धस गया, तो ये ऊंचा और नजर आ रहा। पहले समतल था, लेकिन अगल बगल वाला धस गया तो ये ऊंचा नजर आ रहा है। तो इसे पर्वत को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। और जो नीचे धसे हुए भाग को कहते हैं रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। ध्यान दीजिए सभी कोई। तो इसकी सबसे ऊंची बिंदु नीलगिरी की कल केवल फिगर बना बना के बताए थे, आज पढ़ दे रहे हैं, पढ़े भी थे, एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु बताइए तो कौन है? डोडा बेटा है। इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर। और दूसरी ऊंची बिंदु है, और उटकमंड पहाड़ी इसी में अवस्थित है। तमिलनाडु राज्य में पालघाट दर्रा जो कोयम्बटूर से लेकर के त्रिचूर और इंदौर रेलमार्ग कालीकट से लेके ये जो पढ़ते हैं, ये जा करके मिल जाती है पूर्वी घाट से भी। और पूर्वी घाट के सेवराय पहाड़ी से, सलेम जिला में कौन पहाड़ी पड़ता है? सेवराय पहाड़ी। माने ये पश्चिम घाट है से लेके पूर्वी घाट को जोड़ देता है, पश्चिमी तट को पूर्वी तट से जोड़ देता है। और ध्यान दीजिए, इसके इसके पार पश्चिम के तरफ एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डमम। कार्डमम मतलब इलायची, तो इलायची पहाड़ कहेंगे। प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेंगे तो आनामलाई की सबसे ऊंची बिंदु अनईमुदी है, जो 2695 मीटर है। दूसरी ऊंची बिंदु हो जाएगा। अनईमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, जहां ऊपर में नीलगिरी, इस साइड कार्डमम पश्चिम दक्षिण पश्चिम, और उत्तरी पूर्वी में पालनी पहाड़। पालनी और नीलगिरी कार्डमम से घिरा हुआ अनामलाई है, जिसकी सबसे ऊंची बिंदु अनाईमुदी है। और इसी पालनी पहाड़ के और दक्षिण पूरब में जाएंगे तो सेवराय पहाड़ी मिलेगा, जो सलेम जिला में पड़ता है। तो 4 पहाड़ी यह याद रखना है, 5 पहाड़ी नीलगिरी जोड़ के, नीलगिरी, कार्डमम,
अनामलाई, पालनी और सेवराय पहाड़ी, यही ना 5 गो पढ़े हैं वहाँ पहाड़ी। फिर भारत के पश्चिम तट को निम्न भागों तटीय श्रेणी को पढ़ रहे थे कि जहाँ ताप्ती नदी गिरती है वहां से लेके यानी सूरत से लेके गोवा तक के तट को कहते हैं कोंकण तट, और गोवा से लेकर के मंगलुरु के तट को कहते हैं केनरा तट, और मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक के तट को कहते हैं मालाबार तट। और बंदरगाह पढ़े थे जिसमें गुजरात में कांडला बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, नहावा स्व बंदरगाह महाराष्ट्र में, मारमू गोवा गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में और कोच्चि बंदरगाह केरल में। ये 6 गो बड़े बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर अवस्थित है। मुंबई किस टापू पर अवस्थित है? सालसेट टापू पर, सालसेट द्वीप पर। और बहुत सारे मालाबार के तटीय श्रेणी में जल अंदर तक आ गया है तो उसको हम लोग कयाल कहते हैं। और इसमें नौकायान प्रतियोगिता होते हैं, लोग तैरने जाता है, घूमने जाता है उसके किनारे, पर्यटक स्थल है ये। तो ऐसी ही एक बड़ा कयाल है मालाबार तट में जिसका नाम है पुनामदा कयाल, और उसमें राष्ट्रीय स्तर का नौकायान प्रतियोगिता होते हैं, नौका सब चलाता है, जो आगे जाता है उसको ट्रॉफी मिलता है। तो वह जो है नाम है उस कयाल का पुनामदा कयाल, और उस प्रतियोगिता का नाम है नेहरू ट्रॉफी वलाम काली प्रतियोगिता। और फिर हम लोग पढ़े कि ये खत्म हो गया पूरा पश्चिमी घाट, तब पढ़े पूर्वी घाट के बारे में। तो पूर्वी घाट जो है महानदी जो कि छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ से आके और उड़ीसा के होते हुए गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। उस महानदी से लेके और नीचे में बैगाई नदी है जिसके किनारे मदुरई शहर है। पढ़े न थे तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ने वाला सेनकोट्टा दरा, तो तमिलनाडु का मदुरई शहर है, वहाँ वह वैगाई नदी के किनारे है। तो पूरा महानदी से लेके वैगाई नदी तक के पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। और इस पूर्वी घाट की लंबाई 1131 किलोमीटर है। और ये पश्चिमी घाट जो कि ऊंचाई हम लोग 150 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पढ़े थे, 150 मीटर 1,500 मीटर, उससे इसकी ऊंचाई कम है ना पढ़े हैं। और ये पश्चिमी घाट की जो लंबाई क्रम पश्चिमी घाट श्रेणी जो पर्वत है उसको कई श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें उड़ीसा में महेंद्रगिरी कह देंगे, नल्ला मलाई, पालीकोंडा, वालीकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, और तमिलनाडु में पचमलाई और सेवराय की पहाड़ी। तो ये 5-6 पहाड़ियाँ हम लोग को देखना है। पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है, पूरा पहाड़ लाइन से नहीं है, बीच में नदी चूंकि बहती है तो काट छाट कर दी है, तो समतल भी हो गया है, पूरा बीच में समतल है, फिर पहाड़ शुरू होता है, फिर समतल, फिर पहाड़, ऐसे कर करके है पश्चिमी पूर्वी घाट पर्वत। ये जो है किस काल में निर्मित है? कैम्ब्रियन काल में। कौन सिद्धांत से? कुडप्पा भूषणति सिद्धांत से। और कैसा पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी पढ़े हैं जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये ब्लॉक पर्वत नहीं, नीचे के प्लेट टकराने से ऊपर की ओर उठते चला गया, उस पर्वत को कहते हैं वलित पर्वत। अब पहले से ऊंचा था, अगल बगल वाला धस गया, अब पर्वत नजर आ रहा है तो उसे कहते हैं उसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। क्लियर है ना? तो ये वलित पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची बिंदु की बात करेंगे तो झिंडागढ़ा है। सबसे ऊंची बिंदु बोलिए तो कौन है? झिंडागढ़ा। और इसकी ऊंचाई जो है 1690 मीटर है। कितना है बोलिए तो? और दूसरी ऊंची बिंदु की बात करेंगे तो ये अरमाकोंडा है, दोनों आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, और ये 1680 मीटर है। तीसरी सबसे ऊंची बिंदु पढ़ेंगे तो वह उड़ीसा में महेंद्रगिरी की पहाड़ की सबसे ऊंची बिंदु महेंद्रगिरी मिलेगा, और उसकी ऊंचाई 1501 है। ये 2 साल पहले सबसे ऊंची बिंदु महेंद्रगिरी ही पढ़ते थे, लेकिन नई नाप हुई है, खोज हुई है, नापा गया है, तब इसके आधार पर अब हम लोग पढ़ते हैं 1 में झिंडागढ़ा 1690 और 2 में अरमाकोंडा 1680 मीटर। इसी में पेनार नदी जो कि कृष्णा और कावेरी के बीच में बहती है, तो वो पेनार और नीचे वाला कावेरी में, कावेरी नदी के बीच में जो पहाड़ है वहाँ जंगल बहुत देखने को मिलता है, कावेरी और पेनार के बीच में।
और उस चंदन देखने को बहुत मिलता है उस जंगल में। और उस पहाड़ी को कहते हैं जाउरी पहाड़ी। कौन पहाड़ी कहते हैं? जाउरी पहाड़ी। क्या देखने को मिलता है इस जाउरी पहाड़ी में? चंदन के पेड़। और ध्यान दीजिए, एक जेरडन कोरसर नाम का जो है पक्षी है, जो जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, ठीक है ना, जो जंगल है उसमें कटीले कटीले जो पौधे हैं उसके अंदर में वो छिपी रहती है। और ऐसे बहुत सारे पक्षी मिलते हैं। उस प्रजाति का नाम है पक्षी के जेरडन कोरसर। और इस क्षेत्रों में पूर्वी घाट में कोयला के खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों में कोयला का भंडार ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर हम लोग पढ़े, ये घाट खत्म हो गए, पर्वत खत्म हो गया, पश्चिम पर पूर्वी पर्वत, तब पढ़े तट। अब पर्वत छोड़ के पूरा तटीय भाग, किनारे किनारे समंदर। तो इसको 3 भागों में पढ़ें। कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी जहाँ आंध्र प्रदेश में गिरती है उस तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और कृष्णा नदी जहाँ गिरती है वहाँ से लेके गोदावरी नदी जहाँ गिरती है इसके तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। गोदावरी ऊपर में हो गया, दोनों आंध्र प्रदेश में गिरेगा, तो कृष्णा गोदावरी के बीच वाला तट को कह दिए गोलकुंडा। और गोदावरी के ऊपर वाला तट को उत्तरी सरकार कहते हैं। फिर बंदरगाह, पहले हम लोग इसमें बंदरगाह 6 गो पर है तटीय भागों में, पूर्वी घाट के। तो इसमें कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर? उड़ीसा में, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। सब किन्हीं को साथे बोलते चलना है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में हो गया, और तुतीकोरिन एन्नौर भी तमिलनाडु में उसके नीचे। और झील 3 गो लेगुन झील, समुद्र तटीय झील को क्या कहते हैं? लेगुन झील कहते हैं। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। माने चेन्नई के पास है, तो वो चेन्नई में पड़ता है कम जगह, अधिकांश 82% पड़ता है आंध्र प्रदेश। और उसी के बगल में जो है वो बना भी कैसे है? पुलिकट झील। पुलिकट झील बनल है, याद रखिएगा, ये जो है मूंगे की चट्टान खड़ी हो जाने से वो बना है, और मूंगे की चट्टान पर ही बसा शहर है श्रीहरिकोटा शहर, और उसी से घिरने से ही पुलिकट झील बना। अब ध्यान दीजिए, सबसे अधिक कहेंगे, सबसे अधिक अगर कहेंगे यूनेस्को की सूची में साफ सफाई वाला जो तट है उसका नाम क्या है? चंद्रभागा समुद्र तट। उड़ीसा में पूरी जिला है, कोणार्क मंदिर है, उसी से 3 किलोमीटर पूर्व में जो तट पड़ता है उसका नाम है चंद्रभागा तट। और इसको जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। किसको बताइए तो? चंद्रभागा समुद्र तट को, जो कि उड़ीसा में पड़ते हैं। लेगुन तो पढ़ लिए कि वह समुंदर का पानी पहले स्थल में आता था, लेकिन धीरे धीरे जो है मलबा वलवा घेर दिया और रास्ता के, तो गड्ढा में पानी रहले रह गया अंदर में स्थल में, तो ऐसे वो स्टोर पानी हो गया। ऐसे स्टोर पानी को लेगुन झील कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है भारत के बंगाल की खाड़ी में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 572 गो इसमें द्वीप समूह है, छोटे छोटे टापू है जो ऊपर में उठा हुआ है। तो ये जो है 38 गो पर मतलब जनसंख्या बसती है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 6 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है ना। और देशांतरीय विस्तार 12 से लेके 14 डिग्री ईस्ट में है। और अगर कहें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला, बीचों बीच ऊपर में अंडमान है, नीचे में निकोबार है। निकोबार में माने 19 गो द्वीप है जो कि स्पष्ट है, ठीक है ना। अंडमान में स्पष्ट मतलब इसे टोटल तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा निकला, सब जोड़ के 572, एकदम थोड़ा भी निकलल है एक घरों के बराबर, ओकरे एगो टापू मान लिया। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर कहे स्पष्ट तो वहाँ 200 टोटल 247 है, जिसमें 228 गो अंडमान में,
जो थोड़ा है बड़ा लगेगा, और जो पहला किताब में लिखा था, ठीक है ना। तो इसमें टोटल जोड़ के छोटा छोटा सब काउंट करके बताया है 572। 19 को द्वीप निकोबार में, अंडमान निकोबार में बीच में काफ़ी स्पेस है, तो उस जल को कह उस जल से गुजरती है 10 डिग्री की अक्षांश रेखा। इसीलिए कहेंगे अंडमान निकोबार को अलग करने वाला कई डिग्री की चैनल है, 10 डिग्री की चैनल माने अक्षांश रेखा, यानी 10 डिग्री की अक्षांश रेखा। जो 8 से 14 है ना, तो मैं 10 डिग्री गुजर 6 से 14 है जो मैं 10 डिग्री गुजरती है अंडमान निकोबार के बीच। ये द्वीप सब जनरली समुद्र में डूबे अधिकांश। लैंडफॉल द्वीप अंडमान के सबसे ऊपर में है, अंडमान निकोबार ने तो सबसे उत्तर में, इसमें कौन है, लैंडफॉल द्वीप। उसके ऊपर में भी था कोको द्वीप। कोको द्वीप जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया, और दोस्ती था तो दे दिया, बाद में दुश्मनी हुआ तो उसने चीन को वहां बैठा दिया, समझ रहे हैं ना। इसलिए किसी से दोस्ती क्यों करना, नहीं दोस्ती करिएगा तो वो आपको तो नहीं जानेगा, आपका कोई क्षति नहीं पहुंचा, बात समझ रहे हैं ना। खूब लगाव रख लीजिएगा तो खूब तो फुचका चाउमीन खाइएगा, बात समझ रहे हैं ना। थोड़ा इधर घूमिएगा फिर खूब अच्छा लगे, कितना मेरा दिन अच्छा से गुजर रहा है। लेकिन जो है किसी भी बात को लेकर के यदि मन मुटाव हुआ तो जितना आप सुख नहीं झेले उससे ज़्यादा दुख झेलिएगा। इससे अच्छा जो है क्यों नहीं, काहे के सबसे मिलिए बोलिए बतियाइए, ठीक है ना। लेकिन जो है ये दोस्ती मैंने कि एकदम जो माँ बाप के जैसे दिल में जगह है, वैसे जो बस माँ बाप से घर परिवार जो उसके के लिए दिल में जगह रखिए, बाकी के लिए बस कोई दिल में जगह, सब समान आदमी है दुनिया में, जैसे सब है वैसे भी सब है, कोई स्पेशल नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें कि लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे क्या बोलेंगे, कोको स्ट्रेट। लैंडफॉल द्वीप और कोको के बीच में एक स्टेट है, उसे क्या बोलेंगे, कोको स्टेट, माने जल संधि है, बीच वाला जल के विभाजक क्षेत्र का नाम रख दिया गया है कोको स्टेट। किसके किसके बीच, लैंडफॉल और कोको के बीच। अब ध्यान दीजिए, जहाँ चीन के निगरानी तंत्र लगाया हुआ है कि भारत के सब कंट्रोलिंग देखता है, सोचिए कितना मतलब खचराई किया है, समझ रहे हैं ना। वहाँ से कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, अब चीन भारत के कोको के, वो नहीं देता तो नहीं करता, तो कितना लॉस हो गया समझ लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वह पहले था पोर्ट ब्लेयर, वही है, लेकिन नाम उसका बदल गया है श्री विजयपुरम। केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा बंदरगाह श्री विजयपुरम पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पेड़ पौधा जो मिलता है तो कुछ ऐसा पेड़ पौधा रहता है जिसके पत्ते कभी झड़ते नहीं हैं, सालों भर पत्ते कब झड़ते हैं, जब उसके जड़ों में नमी की मात्रा कम हो जाती है, लगता है कि अब जो है जड़े या तने होने के अंदर में टहनिए उन्हीं तक पानी पहुंच जाए, वह बड़का बात है। पत्ता तक जाएगा तो पत्ता क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करके और सब वाष्पित कर देता है जल के कण को। तो सोचता है कि पहले तो टहनी रहे, तब तो पत्ता बाद में भी आ जाएगा, इसलिए सोचता है कि पत्ता तू अलविदा हो जाओ कुछ दिन के लिए। तो 2 महीना के लिए, और जहाँ जल की कमी रहती है 2-4 महीना के लिए पत्ता को अलविदा कह देता है, ठीक है ना, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी और कमे जल में काम चला लेंगे, ठीक है, इसीलिए पत्ते गिरा देते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। तो ऐसे पौधों को मतलब पर्णपाती वन कहते हैं, इस टाइप के जो पेड़ पौधे जिस टाइप से के जो वन बने होते हैं उसे पर्णपाती वन कहते हैं। और जहाँ वर्षा ज़्यादा हो रहे हैं 200 सेंटीमीटर प्लस, तो उस वहाँ जल की कमी है ही नहीं, तो फिर जो है पत्ते कभी साल में गिरेंगे नहीं, तो ऐसे सदाबहार पत्ता रहेगा। सदाबहार माने सालों भर हरे भरे, तो उसे क्या बोलते हैं, सदाबहार। सालों भर हरे भरे, जो जिसका जीवन सालों भर एकदम कोई दुख नहीं, ठीक है ना, कोई दुख नहीं है, जिसके जीवन में खूब हरियाली है। हरियाली का मतलब ये है कि खूब खुश है, पैसा आ रहा है 5,000, आराम से खर्चा कर आराम से रह रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए उसके जीवन में कभी तो पतझड़ नहीं आएगा। लेकिन जिसके जीवन में पतझड़ नहीं आएगा उसके जीवन में कभी बसंत भी नहीं आएगा, क्योंकि जो पतझड़ देखता है वही क्या देखता है, बसंत। पतझड़ माने जिसका जीवन अभी थोड़ा
दुर्भर है, थोड़ा पैसा दिक्कत से आ रहा है, परेशानी में है, तो समझ लीजिए यदि वह मेहनत करते रहा, संघर्ष करते रहा, तो उसको जीवन उसका बहुत सुनहरा हो जाएगा। और न ही पतझड़ हइयो है, और मेहनत तो नहीं करेगा तो सूख जाएगा टहनी, आज दूसरा कोई आएगा काट कूट के लेके चल जाएगा। तो इसलिए कहने के मतलब ये है, पतझड़ है तो मेहनत करिए, तब बसंत देखिएगा, नहीं तो कटा के खत्म। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग कहें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस किस टाइप के पेड़ पौधे मिलते हैं, तो सबसे पहले सदापर्णी, मतलब सालों भर पत्ते जिसके रहते हैं, सदाबहार वन उसी को कह दिए। पर्णपाती, मैंग्रोव वन कहते हैं डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे होते हैं, रंग बिरंगे। मैंग्रोव का मतलब होता है सुनहरा, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे जो है रंग बिरंगे दिखते हैं, तो उसे कैसा वन कहते हैं, मैंग्रोव वन। तो इस तीनों टाइप की वनस्पतियां पाई जाती, मैंग्रोव, पर्णपाती और पर्णपाती और सदापर्णी, माने सदाबहार उसको कह देंगे। तो अंडमान निकोबार में आखिर सबसे ऊंचा बिंदु कोई ना कोई तो होगा, जब टापू है तो ऊपर उठा है तो सबसे ऊपर उठा जो बिंदु है उसका नाम है सैडल पिक, जो कि अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और उसके नीचे लिटिल अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में याद रखिएगा सैडल पिक है, 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। बाकी ऐसे 5 गो ऊंची बिंदु आपको अंडमान निकोबार के याद रखने हैं। सबसे पहला सैडल पिक है 738 मीटर। दूसरी ऊंची बिंदु इसकी जो है वह माउंट थ्विलर, जो कि निकोबार में एकदम सबसे नीचे, अंडमान निकोबार के निकोबार में भी सबसे नीचे ग्रेट निकोबार कहते हैं। और उसकी ऊंची बिंदु कौन है, माउंट थ्विलर, इस 642 मीटर है। तीसरी ऊंची बिंदु जो है वह माउंट कोयोबो है, वो कहाँ है, मध्य अंडमान में है। और चौथी पांचवी ऊंची बिंदु जो है वह दक्षिण अंडमान में है, जिसे पोर्ट ब्लेयर भी है। और उसी में दियो वाली और माउंट मणिपुर, माउंट मणिपुर को माउंट हैरियट भी कहते हैं, जो कि 2021 में इस माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर बदल दिया गया। इतनी बातें क्लियर है ना। अब हम लोग को जानना है कि जो सेलुलर जेल जो है वो पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है, और इसमें काले पानी की सजा दिए जाते, मतलब अगल बगल के पानी काला है, इसलिए बोला जाता है काले पानी की सजा, काले भेजा गया है, काला पानी क्षेत्र में भेजा गया। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें कि इसमें कैदियों को कब से कब तक, 1896 से बना, 1906 तक ही बन के तैयार हो गया, उसके बाद वहाँ पर भेजा जाने लगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 गो द्वीप का नाम बदल गया है। हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के इसको कर दिया गया स्वराज द्वीप। और रॉस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और विल द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप। 21 गो ऐसे छोटे छोटे जो ऐसे ही 572 में टापू उठल था, को कोनो नाम नहीं दिया गया था, तो नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 उस टापू, अनाम टापू का नाम रख दिया गया। फिर हम लोग पढ़ें कि जो पुलिकट झील है ये बना कैसे, ये तो समुद्र का पानी आता था इसमें, और इसमें अगल बगल में मूंगे नाम के जीव पनपे, समुद्र तट के किनारे ही पनपते हैं, और वो संख्या में पनपा, मर गया, नीचे जाके लेयर बिछ गया, कैल्शियम कार्बोनेट उसके शरीर में पाया जाता है, जो गला नहीं तो एक चट्टान बने। ऐसे अरबों अरबों पनप पनप कैसे चट्टान बनते 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 जो है ऊपर उठ गया, तो उघेरा गया, जो समुद्र का पानी अंदर आता था वो अंदर ही रह गया, फिर समुद्र तक जा नहीं पाया, तो झील बन गया जिसका नाम है पुलिकट झील। आई जो जिसे घेराया, ये नहीं कि इतने पतले पतले ऊपर उठा, कईयन किलोमीटर में लंबा चौड़ा में ऊपर उठता है। और उसी पर एक शहर बस गया जिसका नाम है श्रीहरिकोटा शहर, और वहीं से श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है श्रीहरिकोटा शहर में, जहां से इसरो के द्वारा अंतरिक्षयान को प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसरो का मुख्यालय तो है बेंगलुरु में, वहाँ बनते हैं, लेकिन इसरो को प्रक्षेपण सेंटर है, जो अंतरिक्षयान बन गया उसको छोड़ा जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा, वह श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में है। अब आगे हम लोग को जानना है जो 8 डिग्री की चैनल है, इसमें थोड़ी सी बातें समझना है। 8 डिग्री की जो चैनल है
मतलब अक्षांश रेखा है वो किसके किसके बीच में है? 8 डिग्री की अक्षांश रेखा किसके किसके बीच में है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लक्षद्वीप है, 36 गो टापू है इसमें, छोटे छोटे। इसी में 35 गो ये नीचे कावारती है, और इस यहाँ पर आ जाएगा मिनिकाय द्वीप। ये 35 और ये मिनिकाय है, सबसे नीचे मिनिकाय है, सबसे नीचे मिनिकाय द्वीप। और इसके नीचे जो है ये है पूरे मालदीव देश, मालदीव। और ये मालदीव और मिनिकाय, मालदीव और ये मिनिकाय के बीच वाला इस अक्षांश रेखा का नाम है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी को कहेंगे 8 डिग्री की चैनल, ठीक है ना। और यहाँ पर है 8 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये 8 डिग्री की अक्षांश रेखा कहेंगे भारत और मालदीव को अलग करता है, कहेंगे लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, कहेंगे मिनिकाय और मालदीव को अलग करता है। बात सेमी हो गया। और ये 9 डिग्री की जो चैनल है, ये जो है कावारती, जो लक्षद्वीप की राजधानी है, और ये जो है मिनिकाय को अलग करने वाला जो अक्षांश रेखा है इसका नाम है 9 डिग्री का अक्षांश रेखा। 10 डिग्री जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और 11 डिग्री जो है ये अमिनी और कोन्ना नोरे है, अमिनी और इसके नीचे वो कोन्ना नोरे, दो उत्तरी द्वीप कहेंगे लक्षद्वीप के, अमिनी और कोन्ना नोरे। तो ये दोनों को बाकी अन्य द्वीपों से अलग करता है। उस अक्षांश रेखा का नाम है 11 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसको कह देंगे 11 डिग्री की चैनल। तो 4 गो तो अक्षांश रेखा से विभाजक लाइन आप याद रख लीजिएगा, 8, 9, 10, 11। तो 8 डिग्री किसके किसके बीच है? वह भारत और मालदीव के बीच है, वह मिनिकाय और मालदीव के बीच है, वह लक्षद्वीप और मालदीव के बीच है। और जो 9 डिग्री है वो कावारती और मिनिकाय के बीच है, और जो 10 डिग्री है वो अंडमान निकोबार के बीच है, और 11 डिग्री है अमिनी कोना नोरे उत्तरी द्वीप लक्षद्वीप के, और यह बाकी अन्य द्वीपों से अलग करते हैं। और डंकन जलमार्ग पहले से पढ़ चुके हैं, ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिण अंडमान और ये लिटिल अंडमान। तो दक्षिण अंडमान लिटिल अंडमान को अलग करने वाला डंकन जलमार्ग है। कौन जलमार्ग है बोलिए? तो डंकन। और इसी में ये है लक्षद्वीप, ये है मालाबार तट, के तटीय भाग को क्या कहते हैं? मालाबार। और इसके बीच वाला को कहते हैं लक्षद्वीप सागर। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर किसके किसके बीच में है? लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में है। तो 6 गो विभाजक लाइन इसमें हम लोग देख लिए, जिसमें 10 के आसपास दिया है, जिसमें 8 डिग्री पढ़ लिए मालदीव और मिनिकाय, 9 डिग्री कावारती मिनिकाय, 10 डिग्री अंडमान निकोबार, ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच। देखिए ये निकोबार द्वीप है, और यहाँ से यह एक टापू है जिसका नाम है सुमात्रा, और इधर से बहुत सारे टापू सब है, इसमें है बोर्नियो है, सुलावेसी है, जावा है, ठीक है। तो ये इसे लगभग 13,000 द्वीप का बना दुनिया का सबसे बड़ा देश, जिसका नाम है 13,000 द्वीपों से बना दुनिया का सबसे अधिक टापू वाला देश, जिसका नाम इंडोनेशिया है। और इसी इंडोनेशिया की सीमा लगती है भारत से। कैसी सीमा? जलीय सीमा लगती है, जल का बंटवारा हुआ है। तो यह जो है जलीय सीमा निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। तो इस चैनल को कहते हैं ग्रैंड चैनल। जलीय जल मार्ग रास्ता को क्या बोलते हैं? ग्रैंड चैनल। कहेंगे ग्रैंड चैनल किसके किसके बीच है? तो निकोबार और सुमात्रा के बीच है, भारत और इंडोनेशिया के बीच है। फिर आगे हम लोग जानते हैं पाक स्ट्रेट, तो पढ़े हैं पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, और यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ये मन्नार की खाड़ी है, या कहेंगे अरब सागर से जोड़ता है, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, या लक्षद्वीप सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाला जल संधि कौन हो जाएगा? पाक स्ट्रेट। और इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट,
जल संधि कहते हैं वह पतला सा संकरा सा रास्ता जिससे दो स्थलीय भाग अलग होते हो और दो जलीय भाग जुड़ते हो, उसे क्या बोलते हैं? जल संधि कहते हैं। और इस जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। ऐसे दुनिया में हम लोग 30-35 को जल संधि याद करते हैं, है तो बहुत सारा, लेकिन 30-35 को पूछा जाता है। इसी में एक याद रखना है, कौन? पाक जल संधि। तो ध्यान दीजिए, अगला मन्नार की खाड़ी जो है, ये मन्नार का खाड़ी यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तो ये भी एक विभाजक क्षेत्र याद रखना है कि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और किसके बीच है? श्रीलंका के बीच। ये भी एक दिया है। डंकन जलमार्ग तो पढ़िए लिए, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान इधर है, दक्षिण अंडमान को अलग करता है। और कोको स्टेट भी पढ़ लिए हैं, जो कि कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करने वाला इस विभाजक लाइन को क्या बोलते हैं? कोको स्ट्रेट कहते हैं। और पाक की खाड़ी तो पढ़िए लिए, पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी भी पढ़ लिए, लक्षद्वीप सागर भी पढ़ लिए, जो मालाबार और लक्षद्वीप के बीच में है। फिर अब जानना है हम लोगों को, व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में। जैसे अंतरिक्षयान प्रक्षेपित होते हैं, यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, वैसे ही कोई मिसाइल छोड़ा जाता है, ठीक है ना, वह प्रक्षेपण सेंटर जो है वह है यह व्हीलर द्वीप। कौन द्वीप है बोलिए तो? व्हीलर द्वीप, जो उड़ीसा में है। और इस यहाँ से मिसाइल विसाइल प्रक्षेपण किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं। और इसका भी नाम अब्दुल कलाम द्वीप मिसाइल मैन के नाम पर वर्तमान में कर दिया गया है। किस द्वीप का नाम बताइए? व्हीलर द्वीप का नाम। हम लोग पढ़े थे यहीं पर, जो अंतिम जो टापू है जिसका नाम है रामेश्वरम द्वीप, और रामेश्वरम द्वीप के अंतिम बिंदु धनुष कोडी कहे थे। और इधर से श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु इधर है तिलैया मनार। तो तिलैया मनार को धनुष कोडी से जोड़ता है, उस पुल का नाम है आदम का पुल या राम सेतु। और अंग्रेजी में माने जब अंग्रेज था तो उसने इसका नाम एडम्स ब्रिज रखा था। तो इसी राम सेतु का, आदम के पुल का एक और नाम क्या याद कर लेना है? एडम्स ब्रिज। और वो जो शिव समुद्रम जो टापू है, उस शिव समुद्रम टापू का नाम था पंबन द्वीप। अंग्रेज ने क्या नाम रखा था? पंबन द्वीप। बस इतने बात याद रखना है। एडम्स ब्रिज, शिव समुद्रम द्वीप या पंबन द्वीप के अंतिम बिंदु धनुष कोडी को श्रीलंका के तिलैया मनार से जोड़ने वाला पुल का नाम राम सेतु या आदम का पुल या अंग्रेज जो नाम रख ले था एडम्स ब्रिज कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिए कि बैरन और नारकोंडम द्वीप, यह जो है निकोबार है, इसी के करीब में यहाँ बैरन और इधर नारकोंडम द्वीप है। और बैरन और कौन द्वीप है बताइए तो? नारकोंडम। ये जो है पहले सक्रिय ज्वालामुखी, तब पहले सुषुप्त ज्वालामुखी थे, कभी उद्गार हुए थे फिर बंद हो गए थे। और बैरन द्वीप से अभी थोड़ा आग धुआं निकलता है, तो इसको जो है माना जाता है कि अभी सक्रिय ज्वालामुखी। कौन? बैरन, ठीक है ना। तो इसी टाइप से रहे तो बैरन को कह देना है सक्रिय, और वो सब सुषुप्त ज्वालामुखी। एगो जो नारकोंडम, दो ज्वालामुखी है भारत में। अब जानना है हम लोगों को कि बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी, जिससे इधर से नदियाँ आती है और गिर जा रही है गंगा नदी के द्वारा, जो मलबा वलवा लेके आती है, तो ये मलबा आगे ले 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 समुंदर में आ जाती है, और वो जो है एक टापू का रूप ले लेता है। तो इसे नया नया टापू बना ही रहता है। अभी नया नया एगो टापू बन गया है, इसका नाम है न्यू मूर द्वीप। क्या नाम रखा गया है? न्यू मूर द्वीप। और सबसे बड़ा ये डेल्टा के द्वारा जो निर्मित टापू है उसका नाम है गंगा सागर द्वीप। क्या नाम है? गंगा सागर, जो हुगली शहर, हुगली से यह 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि सबसे बड़ा जो द्वीप का नाम क्या है बताइए तो? जो गंगा नदी के द्वारा बना है, गंगा सागर। और नया नया अभी एगो बना है, उसका नाम क्या? न्यू मूर द्वीप। तो दो याद कर लेना है। और इस क्षेत्र में भी कई टाइप की सुंदर वनस्पतियां पाई जाती है इस गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, इसीलिए इस निर्मित वन को कहते सुंदर वन। और सुंदर वन एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और सुंदर को ही एक भाषा में मैंग्रोव कहते हैं। अतः यह मैंग्रोव वनस्पतियां इधर पाई जाती है।
खत्म हो गया अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी की कहानी। हम लोग भारत का स्वरूप पूरा इस चैप्टर में पढ़े। एक बच गया है लक्षद्वीप, में भी थोड़ा सा तो पढ़ ही लिए हैं और डीपली जानना है। लक्षद्वीप में 36 गो द्वीप है। सबसे निचला द्वीप का नाम है मिनिकॉय, और एक उसके इससे सटा हुआ कावारती। इतना तो जानते हैं। तो अब जानिए विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप, एक और बात इधर याद कर लेना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जब बहती है तो इसी में असम में एक माजुली द्वीप है। कौन द्वीप है? माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी में। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहेंगे तो कौन है? माजुली है। नदी द्वीप कहेंगे तो माजुली, लेकिन नदी द्वीप नगर कहेंगे तो याद रखिए मॉन्ट्रियल। माजुली नगर नहीं है, नगर नहीं बसा है। ये लोग कुछ रहता है लेकिन वो नगर नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर कहेंगे तो वो कौन होगा? मॉन्ट्रियल, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा बना हुआ है। लेकिन उससे बड़ा है ही माजुली, लेकिन ये शहर नहीं है, वो शहर है। इतना बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी में ही है माजुली। लक्षद्वीप समूह में अगर कहें कितने द्वीप है? 36 गो। जिसमें आदमी कई गो पढ़ता है? 11 गो पर। 36 गो में आदमी कई गो, जनसंख्या कई गो में बसती है? 11 गो में। और ये 8 डिग्री से 12 और 71 से 74, माने अक्षांश हो गया 8 डिग्री से लेकर के, और ये ऊपर में 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितना बताइए तो? 12 डिग्री। और 71 से लेके और कितना है? 74। और ये जो है देशांतर, ये विस्तार, ये हो गया 71, आई हो गया ईस्ट से लेके 74 डिग्री ईस्ट तक। माने इधर में है भारत, यहाँ पर है भारत। तो इधर वाला को ईस्ट कहेंगे, इधर वाला को वेस्ट कहेंगे, और ऊपर वाला को नॉर्थ कहेंगे। तो नॉर्थ में 8 से 12 और ईस्ट में है, यानी कि अगल बगल में कहेंगे 12 से 71 से 74, और ऊपर नीचे कहेंगे 8 से लेकर के जो है 8 से लेकर के 12, और इधर 71 से 74। तो अक्षांशीय विस्तार कहेंगे लक्षद्वीप की तो 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ तक है। और देशांतरीय विस्तार कहेंगे लक्षद्वीप की तो 71 डिग्री पूर्वी से 74 डिग्री पूर्वी के बीच में है। और इसमें जो है केरल के तट से 280 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर दूर स्थित है। माने यहाँ से नज़दीक में आ जाएगा केरल से, तो सबसे नज़दीक कितना किलोमीटर? 280। और सबसे दूर जो है वो कितना किलोमीटर? अंतिम जो टापू होगा वो 480, यानी 200 किलोमीटर इसके बीच में है इसका लंबा। तो ध्यान दीजिए 200 किलोमीटर के बीच में चौड़ाई है इसका। तो कहेंगे केरल के तटीय भागों से कितना न मिनिमम दूरी है? 280 की, और अधिकतम दूरी जो किनो टापू की है तो वो कितनी है? 480 की। और इसमें द्वीप में निर्मित पुलिन है जिसे अवध गुटिकाएं, छोटी छोटी गोल अंडाकार कंकर है, और सिंगिल जो समुद्र लहरों से घिरकर लहरों से घिसकर चिकनी गोल और अंडाकार पत्थर, और गोलास्मिकाय बड़े आकार के गोल पत्थर। माने 3 चीज पाया जाता है इसमें, पुलिन, सिंगिल और गोलिस्मिकाय। पुलिन, ठीक है ना, पुलिन, सिंगिल और गोलिस्मिकाय इस समय ज्यादा देखने को मिलता है। पुलिन किसे कहते हैं? तो मलबा वलवा कोई जो है कट छट गया समुद्र तटीय भागों में, चाहे इसी लक्षद्वीप के टापू सब के मलबा जो मिट्टी उट्टी कट गया और एक जगह समुंदर में जो है वो तैर रहा है ऊपर में, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे तैरते हुए ऊपर ऐसे ऐसे क्षेत्रों को पुलिन कहते हैं। पुलिया के जैसे दिखता है, नहीं पुलिया रखा रहता है खरियान में, वही से तो इसको क्या बोलेंगे? पुलिन। और बड़े बड़े पत्थर बीच में मतलब जो है मिल जाते हैं, ठीक है ना, बड़े पत्थर यानी कि ऊपर तक निकला हुआ। तो इसे बीच बीच में जो बड़े पत्थर मिल जाते हैं उसे गोलिस्मिकाय कहते हैं, बड़े बड़े पत्थर को। और समुद्री लहरों से घिस करके चिकनी गोल अंडाकार पत्थर को कहते हैं, उसको कहते हैं सिंगिल। सिंपल छोटा चिकना पत्थर सबको कहते हैं आसपास में जो इसके तटीय भागों में, माने समुद्र तटीय भागों में दिखता है, थोड़ा अंदर में पानी में, समझ रहे हैं ना? अब पूरा अंदर में उतना गोला थोड़ा ही होगा कि बीच पानी में उतना ऊपर पत्थर उठ जाएगा। समुद्र तट के बगल में वैसा वैसा जो है
छोटा छोटा पत्थर देखे के मिलता है चिकना, उसे कहते हैं सिंगिल। और बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं उसे गोलिस्मिकाएं हैं। आप पुलिया जैसे माटी ऊपर उठा उठा हुआ बीच बीच में जो दिखता है उसे कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं पुलीन। क्या बोलते हैं? पुलीन। पुलीन, गोलिस्मिकाए और सिंगिल सब देखने को मिलता है कहाँ? लक्षद्वीप में। और पुलीन का आकार अर्धचंद्राकार होते हैं जो समुद्र के किनारे पानी में पीछे जाने से बनते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, पक्षी का निवास है, उसका नाम क्या है? पिटली द्वीप। माने वो खाली पक्षी का ही अभयारण्य है, डिफरेंट टाइप के पक्षी रहती है, ठीक है ना, मनुष्य वहाँ नहीं रहता। और उस टापू का नाम है पिटली। क्या नाम है? पिटली। और जहाँ एक हवाई अड्डा है पूरे लक्षद्वीप में एक जगह, उस टापू का नाम है अगाती। माने वहाँ आना है हवाई जहाज से, तो क्या नाम है बताइए तो? अगाती। और अगाती जो हो गया हवाई अड्डा, और पिटली हो गया पक्षी अभयारण्य। और 11 गो में रहता है, जिसमें सबसे ऊपर वाला दूगो के नाम है अमिनी और कोन्ना नोरे। अमिनी और कोन्ना नोरे। अच्छा, ये अमिनी और कोन्ना नेरो को, इसी दोनों को दो भाग में बांटता है, जिसे हम लोग कहते हैं 11 डिग्री की चैनल। ऊपर में अमिनी, इधर कोन्ना नोरे, बाकी इधर हो गया 32 को, तो 32 दो 34, इधर कावारती 35, इधर अमिनी का 36। क्लियर है ना? तो ये अमिनी और कोना नोरे को अलग करने वाला कट डिग्री की चैनल 11 डिग्री की चैनल है। इसी में जो लक्षद्वीप समूह में जो निचला जो मिनिकाय द्वीप है, इस मालदीव की भाषा है महल। कौन भाषा है? महल। तो मिनिकाय भी करीबे में है, तो एकरे भाषा सीख लिया है। और यहाँ की भी भाषा क्या है? महल है। अब बाकी 35 द्वीप में भाषा, केरल की जो भाषा मलयालम है वही भाषा है। एगो मिनिकाय द्वीप में कहेंगे कि वहाँ की भाषा क्या है? महल है। और भारत में जो परवाल भित्त बनता है, मूंगा चट्टान पनपता है अरबों संख्या में, मर जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बिछ जाता है, तो ऐसे दो टाइप की मूंगे की चट्टान होती, एक एटॉल कहते हैं, एगो परवाल भित्त कहते हैं। तो एटॉल और परवाल भित्त में अंतर यही है, ध्यान दीजिए। ये ऊपर ऊपर में इसे जा करके अब बनते जाएगा, एकदम ऊपरी भागों में जो चट्टान बनेगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कह देते हैं परवाल। और जो कोनाकार आकृति में ऐसे करके ऊपर में बनते हैं, तो इसे एटॉल कहा दे। तो दो टाइप के बनेगा, इधर बनेगा नहीं तो घिरा हुआ हटियों में बनेगा, ठीक है ना। तो दो टाइप के परवाल बनते, एटॉल और परवाल भित्त का। तो इस तरीका से जो है हम लोग पूरी सेक्शन को समाप्त कर चुके हैं, भारत के भौतिक स्वरूप को, ठीक है। क्या आप याद किए हैं? लग तो रहा होगा दो ये चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ, लेकिन दो चैप्टर में कितना बात है ये आपको पता है। और इस दो चैप्टर से इंडियन ज्योग्राफी का 10 में से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इंडियन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है किसी एग्जाम में, तो खाली 2 चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे, और बाकी सब जितना चैप्टर पढ़िएगा उससे 60% बचल है। अब 40% केवल इसी से क्वेश्चन रहता है, 2 चैप्टर। इसलिए इसको आप याद कर लेंगे। अब अगला चैप्टर शुरू किया जाए, है ना। अगला चैप्टर शुरू किया जाए, किसी को कम पूरा रिवीजन किया जाए, सो बताइए। इसी को 10 मिनट में रिवीजन कर देते हैं, ठीक है ना, आराम आराम से। अगर अच्छा से पढ़े हैं तो आप हमें 10 मिनट में पूरा बोलेंगे, आपको पूरा दिमाग में रहे। अगर रेगुलर आए हैं, थोड़े नहीं है क्लास, घर पर 20 मिनट रोज देखे हैं, तो आपको पूरी बातें याद होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का ये पूरे ऊपर से कैसा दिखता है, इसको पढ़ना है। इसको कहते हैं भौतिक स्वरूप।
माने ऊपर से रूप कैसा है भारत का, तो भौतिक स्वरूप। या भौतिक स्वरूप में सबसे पहले तो ऊपर में दिखेगा पर्वत, तब पहाड़, तब पठार, तब मैदान। तो सबसे ऊपर पर्वत जो है वो 10.7%, पहाड़ जो है वह 18.6%, पठार 27.7% और मैदान 43%। ठीक है। और इसमें सबसे ऊंचे जो पर्वत है उसी को हम लोग हिमालय पर्वत में पढ़ लेंगे। 5 भागों में बांट करके अब पढ़ेंगे पूरे भारत को। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत, इसे निकलने वाली नदियों के द्वारा निर्मित मैदान। दूसरा, तीसरा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। चौथा पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, और ये पूरा दक्षिणी पठार जितना है सब, ये हो जाएगा चौथा में। अब पांचवा में तटीय भाग, और फिर जो बचा रहेगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। बस खत्म, इतनी बातें ही इसमें जानने हैं। तो सबसे पहले हिमालय, सबसे ऊपर में है ट्रांस हिमालय, यानी इधर से अगर हम लोग भारत के तरफ से ये उठा हुआ है ऐसे, और उधर तिब्बत के तरफ में ऐसे गिर करके ऐसे है। ठीक है ना, माने अवतल आकृति, इधर उत्तल आकृति। ठीक है। तो इधर में शिवालिक है सबसे नीचे, तब है लघु, और ऊपर में एकदम बिरहत, और वो साइड गिर जाता है। यहाँ तक भारत का विस्तार है ट्रांस हिमालय, ट्रांस विरहत लघु शिवालिक, ऐसे हिमालय की संरचना है भारत का जहाँ तक अधिकार है। ठीक है ना। फिर उधर तो है ये तिब्बत का नीचे में, चीन का। तो ध्यान दीजिए यह और इधर भारत नेपाल की तरफ है इधर सब। तो ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी भाग है भारत की, और इसमें 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची बिंदु केटू है, और केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। और इसी में अमरनाथ की गुफा, वैष्णो माता, चरारी शरीफ जैसे धाम अवस्थित है। और काराकोरम को लद्दाख से अलग करने वाला बीच में नदी है, इस नदी का नाम है शयोक नदी। और लद्दाख को जास्कर से अलग करने वाली नदी है सिंधु नदी। और ये पूरा ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से अलग करने वाला बीच के सपाट क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ITSZ। क्या बोलते हैं? ITSZ, यानी ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय के बीच वाला सपाट एरिया को क्या बोलते हैं? ITSZ, क्योंकि इसकी मिट्टी की बनावट अलग है, इसकी मिट्टी की बनावट अलग है, तो बीच में सपाट बन जाता है, इसी क्षेत्र को कहते हैं ITSZ। और बृहत हिमालय जो है दूसरा जो है, यह नंगा पर्वत से लेकर के और कामेट, नंदा देवी, इधर से गौरी शंकर, मकालू, मसालू, कंचन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नमचा बाड़वा, इतनी सभी ऊंची ऊंची चोटियाँ ये सभी बृहत हिमालय में है। और ये सबसे लंबी हिमालय है, ऊंची भी है, इसको महान हिमालय कहते हैं, इसको महान हिमालय कहते हैं। और इसकी एवरेज ऊंचाई 6 किलोमीटर है। इसी में माउंट एवरेस्ट है जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसी में कंचनजंगा है जो भारत में अधिकृत मिट्टी का सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम लोग पढ़े कि बृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाला जो बीच का सपाट एरिया है इसे कहते MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इस लघु हिमालय में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित है। लघु हिमालय में सबसे पहले पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में, धौलाधर जो है हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। और ये कामेट, कामेट ये जो है नाग टिब्बा मसूरी, पहले मसूरी फिर नाग टिब्बा, ये दोनों श्रेणी है पर्वत का, कई भागों में बांट दिया, तो इसे कह देते हैं उत्तराखंड में। ये महाभारत रेंज कहाँ पर? नेपाल में है। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं 5 गो। फिर इसमें बहुत सारी घाटियाँ पड़े हैं, 2 पर्वतों के बीच में जो थोड़ा समतलीय जगह हो जाते हैं तो इसको घाटी कहते हैं। तो इसी में बहुत सारी घाटी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में लाहुल, कुल्लू, कांगड़ा, मनाली, लाहुल, कुल्लू, कांगड़ा, मनाली घाटी।
और इसी में है मसूरी है, जो कहाँ पर है, मसूरी पहाड़ों है, मसूरी घाटियों है, वो कहाँ पर, उत्तराखंड में। और बहुत सारे शहर अवस्थित है, जैसे इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि शिमला शहर हो गया, मनाली हो गया हिमाचल प्रदेश, मसूरी हो गया, ठीक है ना, नंदा देवी हो गया, ठीक है। और जो तीर्थ धाम सब है, यमुनोत्री, गंगोत्री उत्तराखंड में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सभी कौन हिमालय में पड़ता है, लघु हिमालय में पड़ते हैं। लघु हिमालय में बृहत एरिया में घास देखने को मिलता है उत्तरी भागों में, जिसे जम्मू कश्मीर में कहा जाता है घास को मर्ग, और उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल या पयार। इसमें एक जनजाति बड़ी संख्या में निवास करती है लघु हिमालय में, जिसे भोटिया जनजाति कहते हैं। यह उत्तरी भागों में चली जाती है गर्मी के समय में, और ठंडी के समय में नीचे उतर जाती। अगला हिमालय जो हम लोग पढ़े, ध्यान दीजिएगा, यह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के सपाट एरिया को MBF कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। और शिवालिक हिमालय को निम्न हिमालय कहते हैं, नया हिमालय कहते हैं, नवीन हिमालय कहते हैं। इसमें मिट्टी का संगठन मजबूत नहीं है, इसीलिए भूस्खलन की घटनाएं इसमें हमेशा देखने को मिलता है। तो कहा जाएगा भूस्खलन की घटना कौन हिमालय में होते हैं, तो क्या कह देंगे, शिवालिक हिमालय में। बात समझ के पढ़ लिए तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बन जाएगा। ये नहीं कि खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, कभी ज्योग्राफी, तो वैसे कभी तैयारी नहीं होगा। वो कौन करता है, जिसको तैयारी हो चुका है, क्वेश्चन बना रहा है 100 में 60-70 सही कर रहा है, तो 5-10 बढ़ाने के लिए और रिविजन के लिए प्रैक्टिस किया जाता है एग्जाम से पहले, 1 महीना 10 दिन पहले, ठीक है ना। पहले बात को जानिए, समझिए, ज्ञान अर्जित करिए, ठीक है, तब जा करके जो है बातें क्लियर होगी। तो देखिए शिवालिक हिमालय बस हो गया, हिमालय की श्रेणी पूरे खत्म। काठमांडू हो गया, कह देंगे देहरादून, हरिद्वार, ये सब कौन हिमालय में है, शिवालिक हिमालय में। यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, तो इसके द्वारा 150 से लेके 300 किलोमीटर चौड़ाई, ठीक है ना, में यह मैदानी क्षेत्र उत्तरी हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बना है। और इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। लंबाई कितना है, ये वाला पूरा लंबाई कितना है, 3200 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना है, 150 से 300 किलोमीटर। तो ऊपर से जो नदियाँ आ रही है, 8 से 10 किलोमीटर वाला जो चौड़ाई है, ऊपर में जो 8 से 10 किलोमीटर वाला जो चौड़ाई से मैदान बना है, उसे भाभर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें बड़े बड़े पत्थर रहेंगे, अब बीच में नदी का धार गुजर ही रहेगा, वही में बड़का बड़का पत्थर रुक जाएगा। अब इतना ढलान नहीं रहेगा कि ऊकरों के ढुला के नदी लेके आए, तो पत्थर से जमा होने लगता है। तो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं भाभर। फिर आगे बढ़ेगा तो और ढलान कम हो जाएगा नीचे उतरने पर, तो अब छोटे छोटे पत्थरों को भी जो है ढुला के नहीं ले जा सकता, तो मलवा पत्थर ऐसे करके मैदान बन जाता है, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, मलवा रहता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं तराई क्षेत्र। इसमें जंगल बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं, पत्थर रहेगा और जो मिट्टी जो जमा होगा उसमें जंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, उसको तराई कहेंगे। जैसे महात्मा जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, उनका जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र के में ही हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन के रुमिंदेई गांव में ही ना जन्म हुआ है। किनका, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का। तो ध्यान दीजिए, ये तराई क्षेत्र पड़ता है नेपाल वाला में, और उसके ये हो गया 10 से 20 किलोमीटर नीचे आ गए तो तराई क्षेत्र, और उसके नीचे अब जितना भी 150 से 200 किलोमीटर बनल है, बिहार यूपी का प्रदेश वगैरह, समझ ना, पश्चिम बंगाल का प्रदेश, ये सब जलोढ़ मिट्टी से बना। जल ओढ़ के जो लाया है मलावा, ओढ़ले ओढ़ले जो जल लेके आयल है, वही अगल बगल में छोड़ले है, तो जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप का होगा, एक नया नया जलोढ़ मिट्टी जो बना है उसे खादर कहेंगे, क्योंकि उसमें पोषकता ज़्यादा होगी, ह्यूमस भरी मिट्टी होगी। और जो बहुत पहले से निर्मित मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, उसे बांगर कहेंगे। तो सबसे फसल उपजाऊ के लिए कौन मिट्टी हो जाएगा, खादर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ाई खत्म हो गया उत्तरी हिमालय 2 भाग। तीसरा पढ़े अरावली पर्वतमाला के बारे में, जो दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक है, अजमेर तक कंटिन्यू नहीं, ये कट छट के है। अजमेर से अहमदाबाद के पालनपुर तक पड़ता है अहमदाबाद में। और यह
सबसे ऊंची बिंदु जो है माउंट आबू की, जैसे ही पर्वत है, ठीक है, तो इस सबसे ऊंचला वाला का नाम है माउंट आबू, पूरा का नाम है माउंट आबू। में सबसे ऊंचला बिंदु के नाम है गुरु शिखर। आई पूरा पर्वत का नाम है अरावली। अरावली पर्वतमाला के माउंट आबू के सबसे ऊंची बिंदु गुरु शिखर है, जो अरावली की सबसे ऊंची बिंदु है। और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। ये माउंट आबू ये जितना जगह है, इसको राजस्थान का शिमला कहते हैं। माने यहाँ थोड़ा ठंडा लगता है, ऊंचाई वाला जगह है तो थोड़ा सा ठंडा लगता है, तो इसको लगता है जो गर्मी जिसको लग रहा हो उसको थोड़ा सा ठंडा लग जाए तो ओकरा लिए शिमले ने नजर आएगा। इसीलिए राजस्थान की शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को। चलिए ध्यान दीजिए, अगर इसमें कहें तो नदियाँ जो शुरू होती है, इसमें पश्चिम में एक बड़ी नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी जो पश्चिम में बहती है, आके कच्छ की रण में विलीन हो जाती है। पूरब में एक लंबी नदी है बनास नदी। और ये बनास नदी के बारे में जो पढ़े थे कि जयसमंद जिला है, और इसी में हमनोर पहाड़ है, और इसी में कुंभलगढ़ जगह है, और उसी में जो है इसी से 5 किलोमीटर दूर वीरों के मठ से शुरू होती है एक नदी जिसका नाम है बनास नदी। अब बाद में चंबल में मिल जाती है। ये रामेश्वरम जगह कहते हैं इसे। इधर एक रामेश्वरम जगह इधरो है, रामेश्वरम द्वीप इधर पड़े थे, उसमें मिल जाती है। और ये बनास नदी है। बस इतने हम लोग पढ़े इधर अरावली पर्वतमाला के बारे में। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ गए हैं कि मालवा पठार पढ़े थे। मालवा पठार इस विंध्याचल पर्वत ऐसा पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, और इसी के नीचे ही मालवा के पठार है। मालवा के पठार के ऊपर में विंध्याचल हो गया, इधर हो गया बुंदेलखंड, इधर सतपुरा, और इधर से गुजरात। चौहद्दी भी पढ़े थे। मालवा पठार से पढ़े थे चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी, ये सब निकलती है। मालवा पठार से ही इस चंबल नदी जो निकल रही है, इसी में काली सिंध, पार्वती, सिपता, चिपरा, ये सब नदियां मालवा पठार से ही शुरू होती है। फिर हम लोग इसमें पढ़ें विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे चौथा भाग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं क्योंकि 3 ओर जल और 1 ओर स्थल, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आई पठारी एरिया है तो प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिणी पठार कहेंगे। तो इसमें सतपुरा की पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, छोटा नागपुर की पहाड़ी, 3 पहाड़ी के बारे में जानना है। छोटा नागपुर पहाड़ को भारत का रूढ़ कहते हैं क्योंकि खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण है, ज़्यादा खनिज संसाधन है। और जर्मनी में एगो जगह है रूढ़, जहाँ खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा है। तो किसी भी देश में जो एरिया में खनिज संसाधन ज़्यादा पाया जाता है उसे उस देश का रूढ़ कहते हैं। तो भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के क्षेत्र को। और ये है मैकाल पहाड़ी, यहाँ से एक नदी शुरू होती है जिसका नाम है सोन नदी। 3 नदियाँ शुरू होती है, इधर से महानदी और इधर से नर्मदा नदी। तो मैकाल के अमरकंटक से 3 नदियाँ 3 दिशाओं में जाती है। ऊपर चल जाती है सोन, दक्षिण में आ जाती है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में चली जाती है नर्मदा नदी। ये जो है सतपुरा पहाड़ है, इसकी ऊंची बिंदु धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी की ऊंचाई 1350 मीटर है। और इसके नीचे से एक नदी आती है ताप्ती नदी। तो 2 बात यहाँ ध्यान रखना है, विंध्याचल और सतपुरा के बीच में कहेगा कौन नदी बहती है तो नर्मदा कहेंगे। और नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन पहाड़ है तो सतपुरा की पहाड़ कहेंगे। ये दोनों नदियाँ जो है डेल्टा न बना के एस्चुरी बनाती है। इस जगह का नाम है दक्कन का पठार। इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। ये धारवाड़ पठार है। ये दक्षिण को 2 भाग में बांट देते हैं। इसे कहते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिर पहाड़। पूरा का नाम धारवाड़ है। और इसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या नाम है बोलिए तो? बाबा बुदन। अब ब्रह्मगिरी से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है, ध्यान दीजिए, कावेरी नदी। कौन नदी है? कावेरी नदी। ये ब्रह्मगिरी से फिर नीचे इसके ये दक्कन हो गया, ये धारवाड़, ये हो गया नीलगिरी। नीलगिरी का अधिकांश विस्तार तमिलनाडु में है, थोड़ा कर्नाटक में, थोड़ा केरल में। इसकी सबसे ऊंची बिंदु डोडा बेटा, यहाँ से तो आज पढ़वे किए थे, डोडा बेटा है।
ठीक है ना। और डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, जो तमिलनाडु में पड़ते हैं। और इसके नीचे जो है आनामालाई बीच में है, इधर कार्डमम है, इधर पालनी पहाड़ है। पालनी और नीलगिरी और कार्डमम से घिरा आनामालाई की पहाड़ी है। और इसी की सबसे ऊंची बिंदु अनैमुदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बिंदु है, 2695 मीटर। इस पालनी पहाड़ी पालनी पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी में एक जगह है जिसे सेवड़ाय पहाड़ी कहते हैं। कौन पहाड़ी कहते हैं? सेवड़ाय। इसी में सलेम सलेम जिला में ही पहाड़ पड़ता है, सेवड़ाय पहाड़ी। सलेम में सबसे पहले इधर तमिलनाडु में लौह इस्पात इंडस्ट्री स्थापित हुआ। फैक्ट्री वाला जगह है ये, इंडस्ट्री वाला जगह है। तो इस पूरे पर्वत को हम लोग पढ़े इधर। फिर इसी में जो पठार जो पर्वतीय श्रेणी जो एकदम समानांतर है, इसका नाम है सह्याद्री, और इसे पश्चिमी घाट पर्वत भी कहते हैं। इसको दो भाग में बांट देता है। जहाँ ताप्ती नदी गिरती है, जहाँ कन्याकुमारी तक, ये है सह्याद्री। 1600 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, और ऊंचाई इसकी 1.5 किलोमीटर है, 1500 मीटर एवरेज ऊंचाई। अगर बात करें, यह 16 डिग्री की अक्षांश रेखा इसको दो भागों में बांट देती है। इसे उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, जिसकी ऊंची बिंदु कलसुबाई है, और इसे दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं, जिसकी ऊंची बिंदु कुद्रेमुख है। अगर इसमें कहेंगे सबसे ऊंची बिंदु कौन है? कुद्रेमुख, जो 1892 मीटर है, और उत्तरी सह्याद्री की कलसुबाई 1664 मीटर है। दूसरी ऊंची बिंदु कहेंगे तो महाबालेश्वर है। महाबालेश्वर जो है, इसमें भी महाबालेश्वर जो ये श्रृंखला है महाबालेश्वर, इसमें 3 ऊंची ऊंची चोटियाँ है। सबसे ऊंची चोटी इसको पूरा को कहते हैं महाबालेश्वर। इसमें 3 ऊंची चोटी का नाम है, ऊपर वाला का नाम है विल्सन पॉइंट, और दूसरी ऊंची चोटी जो महाबालेश्वर की है ऑर्थर सीट। तीसरी ऊंची चोटी है नीडल होल। नीडल होल को एलिफेंटा पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से 5 नदियाँ शुरू होती है, कोयना नदी, एना नदी, और गायत्री नदी, सावित्री नदी, और सबसे बड़ी कृष्णा नदी। तो ये कृष्णा नदी में ही सब नदियाँ जाके मिल जाती है। ये पूरे हम लोग जो है पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में हम लोग जान लिए। फिर तटीय भाग पड़ते हैं, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक को हम लोग कहते हैं पश्चिमी तट, जो कि ताप्ती नदी से लेकर गोवा तक को कहते हैं कोंकण तट, कोंकण। और इसको कहते हैं मंगलुरु तक के तट को, गोवा से मंगलुरु तक जो कर्नाटक में पढ़ेंगे, इसको केनरा। मंगलुरु से कन्याकुमारी को मालाबार। यहाँ से यहाँ को पूर्वी तट कहते हैं। कलकत्ता से जहाँ गोदावरी नदी गिरती है, यहाँ आंध्र प्रदेश में, इसे उत्तरी सरकार कहते हैं। और गोदावरी से कृष्णा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। और कृष्णा से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी तक के तट को कोरोमंडल कहते हैं, कोरोमंडल। अब इसमें बंदरगाह सब जैसे पढ़े थे, तो इधर एगो कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुंबई, नहावा सोआ, मार्मुगोआ, मंगलुरु, कोची, इधर कलकत्ता, इधर से पारादीप, इधर से विशाखापत्तनम, इधर से चेन्नई, तुतिकोरिन, और इधर एन्नौर। ये 12 बंदरगाह केंद्र सरकार के निगरानी में है। बाकी 200 बंदरगाह की निगरानी राज्य और केंद्र दोनों की है। फिर इसी में हम लोग पूर्वी घाट पढ़े, तो जहाँ महानदी गिरती है, वहाँ से बैगाई नदी, जहाँ मदुरई शहर है, और दर्रा पढ़े थे, जो 4 गो दर्रा में मुंबई से लेकर के नागपुर होते हुए कलकत्ता तक आती है, इसे थाल घाट याद है ना सबके निको। और मुंबई से लेके पुणे होते हुए, बेलगांव होते हुए चेन्नई तक आती है भोर घाट। और कालीकट से लेकर त्रिचूर, कोयम्बटूर और इंदौर तक इसे पाल घाट। और तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक इसे कोट्टा दर्रा कहते हैं। तो इसी में ये मदुरई शहर जो है, ये अवस्थित है वैगाई नदी के किनारे। तो वैगाई नदी से लेके और महानदी के बीच वाला ये पहाड़ी एरिया को हम लोग पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। इसको उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और तमिलनाडु 5 राज्यों में फैला है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है महेंद्रगिरी, इसका नाम है नल्लामलाई, इसका नाम है पालीकोंडा, पालाकोंडा, इसका वेलीकोंडा, और इसे पचमलाई, और इसे कहते हैं पचमलाई, और इधर सेवड़ाई की पहाड़ी। इस सब इसी का भाग है। इसकी सबसे ऊंची बिंदु की बात करेंगे तो अरमा कोंड, सबसे ऊंची बिंदु झिंडागाड़ा है। झिंडागाड़ा की ऊंचाई हम लोग पढ़े थे तो 1690 मीटर। और दूसरी ऊंची बिंदु अरमा कोंडा है। अरमा कोंडा, झिंडागाड़ा दोनों आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, और ये जो है 1680 मीटर है।
तीसरी ऊंची बिंदु महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है। फिर इसमें तटीय भाग हम लोग पढ़े, झील पढ़े, तो यहाँ पर है एक चिल्का झील, यहाँ कोलेरू झील और यहाँ पुलिकट झील है। और तो ये टोटल पूर्वी घाट के बारे में पढ़े। इसी में हम लोग जाने कि यहाँ जो पुलिकट झील है, यहाँ पर श्रीहरिकोटा शहर बसा हुआ है और यहीं पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। ये है व्हीलर द्वीप, जहाँ पर मिसाइल प्रक्षेपण किए जाते हैं, या अंतरिक्षयान प्रक्षेपण, यहाँ पर मिसाइल बम वगैरह परीक्षण किया जाता है। इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। और फिर इधर एक पढ़े थे कि गंगा नदी जो आती है तो बहुत सारे टापू बनाए हुई है, जिसमें नया नया वो टापू बना है न्यू मोर द्वीप, और सबसे बड़ा है गंगा सागर द्वीप जो हुगली से 20 किलोमीटर दूर है। तो इधर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार में टोटल 572 गो टापू है, जिसमें इसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, इसे लैंडफॉल, इसे कोको लैंडफॉल और कोको को कोको स्टेट, और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन जलमार्ग कहते हैं। और इसी में जो है सबसे सैडल पीक है, जो कि सबसे ऊंची बिंदु है उत्तरी अंडमान में। दूसरी ऊंची बिंदु निकोबार में है, जिसका नाम थोइलर है। तीसरी ऊंची बिंदु मध्य अंडमान में है, जिसका नाम कोयोबो है। चौथी और पांचवी ऊंची बिंदु जो है दक्षिण अंडमान में है, जिसका नाम जो है डियो वाली, इसका नाम डियो वाली, और एक जो है नहीं, यह डियो वाली है मध्य अंडमान में। और कोयोबो और हैरियट का ही नाम है मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर, और 2021 में किया गया, जो कि दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। और यह कोको द्वीप जो है म्यांमार को दे दिया गया है। भारत का सबसे उत्तरी द्वीप कहेंगे अंडमान निकोबार की तो लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा। अंडमान निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री की चैनल है, और यह निकोबार और सुमात्रा के बीच के चैनल को कहते हैं ग्रैंड चैनल, जो कि जलीय सीमा लगती है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। बैरन और नारकोंडम जो है यहाँ पर 2 गो ज्वालामुखी है। बैरन को आधुनिक भूगोलवेत्ता सक्रिय ज्वालामुखी के तौर पर अभी जान रहे हैं। इसमें कुछ द्वीप का नाम चेंज किया गया है, जैसे हैवलॉक द्वीप का नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप का नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, विल द्वीप का नाम कर दिया गया है शहीदी द्वीप, और 21 गो ऐसा छोटे छोटे नाम टापू था, उसका नाम कर दिया गया है परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर। और यह पुलिकट झील के बारे में हम लोग पढ़े, यही प्रसिद्ध तो पढ़े श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है। फिर लक्षद्वीप के बारे में हम लोग जाने कि लक्षद्वीप में 36 गो द्वीप है। ऊपर में मिनी कोनानूरी को अलग करने वाला 11 डिग्री की चैनल, और कावारती या मिनिकाय को अलग करने वाला 9 डिग्री की, आई तो 10 डिग्री चैनल पढ़िए लिए। और मिनिकाय को मालदीव से अलग करने वाला 8 डिग्री की चैनल। 11 गो आदमी रहता है, जिसमें पक्षी वाला टापू का नाम है पीटली, और जो हवाई जहाज वाला टापू है माने एयरपोर्ट जो है उसका नाम है अगाती। क्या नाम है उसका? अगाती है। और यहाँ पर सिंगिली करके जो है बड़े छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ा सब मिलता है बड़े एरिया में, तो उसको सिंगली कहते हैं। बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं गोलास्मिकाय कहते हैं। और जो पुलिन के आकार में मिट्टी तटीय भागों में निकले हुए होते हैं, उसे पुलिन कहते हैं, पुलिया की तरह रहता है। और ये दोनों के बीच के लक्षद्वीप सागर के तौर पर जानते हैं। और जो इसमें मूंगे की चट्टान बनती है, 2 टाइप की बनती है, टॉल और एक परवाल भित। जो एकदम लंबवत ऊपर रहता है टॉल, और ढलान वाला में रहता है उसे परवाल भित। इतने ना है, तो डिवीजन करना एकदम आसान है, लेकिन कब इसी को 3-4 दिन में हम लोग पढ़े समझ के। तो एक बार पढ़ लिएगा, रेगुलर आ गए, घर पर 20 मिनट देख रहे हैं, तो आप इससे आधा समय में 10-15 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो घर पर रिवीजन करके आइएगा। इस चैप्टर से पूरा टेस्ट होगा, पूरे चैप्टर का। जैसे वो का पूरा टेस्ट हुआ था पहला चैप्टर, वैसे ही पूरा का टेस्ट होगा कल, जितना पढ़े इतने से।